हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे जो आपके नज़दीकी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए, आज के इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, नियाम, इज लोकेटेड एट, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान यानी नियाम कहाँ पर स्थित है। ए ऑप्शन है आपके पास न्यू दिल्ली, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है हैदराबाद और डी ऑप्शन है लखनऊ। देखिए, साथ साथ में आंसर देते जाया करो ताकि जिससे आपको पता रहे कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर दे पाए हैं। तो पूछा गया है कि नियाम जो है वो कहां पर है, तो नियाम की जो लोकेशन है वो है जयपुर राजस्थान के अंदर, यानी जो पहला क्वेश्चन है उसका आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी भी ऑप्शन पे अपने डिस्कस कर लेते हैं। न्यू दिल्ली में कौन कौन से संस्थान हैं, हैदराबाद के अंदर कौन कौन से हैं, लखनऊ के अंदर कौन कौन से हैं, और आपको पता भी होगा। सबसे पहले लखनऊ के जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है उनकी बात करता हूं मैं। CISH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में है। ये 1984 में बना था। दूसरा अगर मैं बात करूं तो CMAP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये बना था 1959 को। एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट और भी है, वो आप कमेंट करके बताइए कि लखनऊ के अंदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट कौन सा और बच गया है। नहीं तो अपने लास्ट क्वेश्चन तक चलेंगे तो उसका भी एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं किया है। अगर हैदराबाद की बात करें, आपको ही पता है न्यू दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, इनके अंदर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है। तो हैदराबाद की बात करें तो एक तो है क्रीडा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, हैदराबाद 1985 में बना था। IIMR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो है ये भी हैदराबाद में है। IIOR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च, ये भी हैदराबाद के अंदर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च, ये भी हैदराबाद में है और ये 1967 में बना था। IIRR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च है। एक है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो तो है कटक उड़ीसा में। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट वो तो है कटक उड़ीसा में। ये है IIRR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, हैदराबाद के अंदर नया इंस्टीट्यूट है, 2018 में बना है। तो ध्यान रखिएगा, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछ ले तो कटक उड़ीसा में है, और IIRR पूछ ले तो ये कहां पर है, हैदराबाद के अंदर है, तेलंगाना में। नारम, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, ये हैदराबाद में 1976 में बनी थी। उसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च जो है वो भी हैदराबाद में है। उसके अलावा एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जो इंडिया में एग्रीकल्चर का पहला इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बना था, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी ट्रॉपिक्स, ये हैदराबाद के अंदर और 1972 के अंदर बना था। तो ये हैदराबाद के भी मैंने आपको यहाँ ऑप्शन में था हैदराबाद, इसलिए हैदराबाद के जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है वो भी बता दिए। नेक्स्ट न्यू दिल्ली ऑप्शन में था, तो न्यू दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको पता है IRI और ICR कहां पे है, न्यू दिल्ली में है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये दोनों ही कहां पे, IRI और ICR, ये नई दिल्ली में, आप अच्छी तरह जानते हैं, एग्रीकल्चर स्टूडेंट है। उसके अलावा और कौन से इंस्टीट्यूट है, IASRI, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी न्यू दिल्ली में 1959 में बना। IRI आप सब लोग जानते हैं 1905 में बना था। ये एक ठीक है, NRCIPM, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये भी न्यू दिल्ली में 1988 में बना था। NRCPB, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, ये भी नई दिल्ली में है, 1985 में बना। उसके अलावा NIAEPR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, ये भी नई दिल्ली में है, 1991 में बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, ये न्यू दिल्ली में है। NASM, नेशनल एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम, ये भी न्यू दिल्ली में है, 2014 के अंदर बना था, इंपॉर्टेंट है। IRI आप अच्छी तरह जानते ही हो। उसके अलावा नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी नई दिल्ली में 1976 के अंदर बना था। ये अपने न्यू दिल्ली में जो एग्रीकल्चर के मेन इंस्टीट्यूट है वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, यानी पहले क्वेश्चन के चारों ऑप्शन मैंने आपको डिटेल से बता दिए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सटेंशन एजुकेशन से लिया गया है, प्रसार शिक्षा से लिया गया है।
फिलिप्स 66 फॉर्मेट फॉर द हार्डली सिस्टम इज रिलेटेड विथ। फिलिप्स 66 बाधा प्रणाली का प्रारूप किससे संबंधित है? देखो, एक तो है पेनल, दूसरा है सिंडिकेट स्टडीज, तीसरा है बुज सेशन और चौथा है सेमिनार। तो जो फिलिप्स 66 फॉर्मेट है वो जनरली बुज सेशन से संबंधित है। किससे संबंधित है? वो बुज सेशन से संबंधित है, यानी राइट आंसर क्या है? सी। अभी बताते हैं पेनल क्या है, सिंडिकेट स्टडी क्या है, बुज सेशन क्या है और सेमिनार क्या है। फिलिप्स 66 फॉर्मेट ऑफ हार्डली सिस्टम इज रिलेटेड विथ। फिलिप्स 66 बाधा प्रणाली का प्रारूप किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये बुज सेशन से संबंधित है। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करूं पेनल। पेनल क्या होता है? इसका तो राइट आंसर सी ऑप्शन होगा और इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। पेनल क्या होता है? पेनल जो एक्सपर्ट होते हैं उनका मतलब एक ग्रुप होता है, या पेनल मतलब एक्सपर्ट लोग हैं, वो क्या करते हैं? आपस में डिस्कस करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पेनल। कई बार आपने देखा होगा रेडियो या टीवी पे कुछ जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? पेनल। या किसी चीज के बारे में फ्यूचर की प्लानिंग डिसाइड वगैरह करने के लिए उसके एक्सपर्ट आपस में डिस्कस करते हैं, तो वो भी क्या कहलाता है? पेनल कहलाता है। अब मैं आपको बताऊं, देखो, एक होता है अपने बुज सेशन। बुज सेशन क्या होता है? A very short discussion on narrow topic that involves simultaneous small group work and stimulates contribution from the each member of the participant group। देखो, इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे समूह हैं, मतलब वो बांट दिए जाते हैं। जितने भी श्रोतागण होते हैं या जितने भी पार्टिसिपेट करने वाले लोग होते हैं उनके ऐसे ग्रुप बना लिए जाते हैं। जनरली उनका क्या है? ग्रुप बना लिया जाता है। ग्रुप बना के मतलब एक ग्रुप में 4 से 6 लोग, 2 लोग, कई बार तो क्या है जनरली एक पेयर ही रखा जाता है। और कई बार क्या होता है, इनका ग्रुप जब फिलिप्स 66 की बात करते हैं तो उसमें 4 से 6 लोगों का ग्रुप बना लिया जाता है, और जो पार्टिसिपेट है वो जितने भी मेंबर उस ग्रुप में शामिल हुए हैं वो इक्वल पार्टिसिपेट करते हैं, यानी बराबर का क्या है? वो पार्टिसिपेट करते हैं। और इनको अप्रिशिएट करने के लिए या इनको मोटिवेट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए प्राइज वगैरह भी दिया जाता है। यानी 4-4, 6-6 लोगों का एक समूह है जो डिबेट की तरह काम करते हैं ना, किसी टॉपिक को लेकर उस पर बातचीत की जाती है, उसको हम बोलते हैं बुज सेशन। ठीक है, जो फिलिप्स 66 है उससे बुज सेशन संबंधित है, ध्यान रखना है। दूसरा, एक हमने सिंडिकेट स्टडी की बात की थी। सिंडिकेट स्टडी क्या होती है या सिंडिकेट रिसर्च क्या होता है? सिंडिकेट स्टडी या सिंडिकेट रिसर्च का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई आदमी है वो अपने पर्सनल लेवल पे रिसर्च करता है, पर्सनल लेवल पे ही उस रिसर्च का सारा काम करता है, और वो पर्सनल लेवल पे ही अपना रिसर्च पब्लिश करके, चाहे वो पैसे कमाता है या कुछ भी करता है, या अपना पर्सनल रिसर्च है उसको क्या करता है, कोई जो फर्म होती है रिसर्च से रिलेटेड जो फर्म होती है उसको सेल कर देता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है जो मार्केट में रिसर्च फर्म बनी होती है उनके अंडर में वो रिसर्च करके उसको क्या करता है? पब्लिश करता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? सिंडिकेट स्टडी। इसका मतलब है किसी वो इंस्टीट्यूट के यानी किसी संस्था के अंडर में काम नहीं कर रहा है, या तो वो फ्रीलांसर काम कर रहा है। ठीक है, कैसे काम कर रहा है? फ्रीलांसर काम कर रहा है, या रिसर्च से संबंधित जो पैसे कमाने वाली बाजार में कोई फर्म है उसके साथ मिलकर वो काम कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सिंडिकेट स्टडी बोल देते हैं। वहीं पे एक शब्द था सेमिनार। मोटा मोटा 4 चीजों में आपको अंतर बता देता हूं जो आपके बहुत काम आने वाला है। एक होता है वर्कशॉप। वर्कशॉप क्या होता है? जनरली 1-2 दिन का वर्कशॉप होता है, 1 ही दिन का ज्यादातर होता है। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एक्टिविटी होती है, यानी बहुत ज्यादा व्यवहारिक स्तर पर काम करवाया जाता है। यानी मेन जो मकसद रहता है वो सीखने और सिखाने का रहता है, सीखने और सिखाने का। बहुत ज्यादा इंटेंसिव डिस्कस होता है और इंटेंसिव प्रैक्टिकल होता है, और उससे क्या होता है? आदमी किसी पर्टिकुलर टॉपिक को, किसी पर्टिकुलर आर्ट को क्या करता है? उसके अंदर सीखता है। जैसे मान लो 1 दिन का वर्कशॉप था फ्लावर अरेंजमेंट का, तो जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे सबसे पहले वो आपस में डिस्कस करेंगे, उनको बताया जाएगा इस तरह से फ्लावर अरेंजमेंट, फिर वो फटाफट फ्लावर अरेंजमेंट करके सीखेंगे। अगर इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है तो उसको हम बोलते हैं वर्कशॉप। ये फॉर्मली नहीं होता है ज्यादा, और एक क्या होता है? स्पेसिफिक टॉपिक पे ही पॉइंट, स्पेसिफिक टॉपिक को ही मतलब पॉइंट आउट किया जाता है, यानी एक पर्टिकुलर चीज को सीखने के लिए ही इस पर काम किया जाता है। ठीक है, जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है और ज्यादा फॉर्मली ये नहीं होता है। एक होता है सेमिनार। सेमिनार में एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होता है, बहुत सारे जो टॉपिक्स होते हैं उन पे बहुत सारे जो लोग होते हैं वो बोलने वाले होते हैं, यानी वो अपना रिसर्च बताते हैं या उसके बारे में जो उनको नॉलेज है उसके बारे में बताते हैं,
यानी एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होता, अलग अलग टॉपिक इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और जो बोलने वाले लोग होते हैं वो एक तरह से प्रोफेशनल होते हैं, और ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। बहुत ज्यादा फॉर्मली नहीं होता है ये, इसमें प्रैक्टिकल एक्टिविटी नहीं होती है। ये समझ लो जो प्रोफेशनल लोग हैं वो अपने अपने टॉपिक पे, यानी टॉपिक है वो वेरियस हो सकती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेमिनार बोलते हैं। एक होता है सिंपोजियम। देखो सिंपोजियम क्या होता है, ए सिंपोजियम इज द मीटिंग एट विच द नंबर ऑफ एक्सपर्ट इन ए पर्टिकुलर फील्ड डिस्कस ए द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मतलब इसमें जो एक्सपर्ट होते हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर टॉपिक पे ही डिस्कस करते हैं, और बड़ा ही फॉर्मली तरीके से डिस्कस किया जाता है, बहुत ज्यादा फॉर्मली होता है। इसमें भी कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी नहीं होती। जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होते हैं या जो एक्सपर्ट होते हैं वो इसमें क्या करते हैं, मतलब एड्रेसिंग का काम करते हैं, यानी बोलने का काम करते हैं, उसको सिंपोजियम कहा जाता है। प्रैक्टिकल एक्टिविटी इसी में भी नहीं होती। एक होता है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस जो है वो एक कंसल्टेंट टाइप काम होता है। इसमें क्या होता है कि जो एक्सपर्ट होते हैं उनके सामने जो श्रोता लोग होते हैं, ऑडियंस होते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं, उन पे डिस्कस होती है और उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है, यानी उनको सॉर्ट आउट किया जाता है। इस तरह का अगर कोई ग्रुप होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉन्फ्रेंस बोल देते हैं। कॉन्फ्रेंस फॉर्मली होती है पूरी तरह से, और इसमें प्रॉब्लम जो है, समस्याएं हैं, उनका निवारण किया जाता है। इस वजह से ये क्या है, कई दिनों तक भी चल सकता है। कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और सिंपोजियम और वर्कशॉप में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, पीछे मैंने आपको पैनल भी बताया था। अगला क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ हाई स्पीड इंजन। द स्पीड ऑफ हाई स्पीड इंजन, अधिक गति वाला इंजन गति से चलता है। यानी जो हाई स्पीड, तीन कैटेगरी होती है, लो स्पीड इंजन, मीडियम स्पीड इंजन और हाई स्पीड इंजन। लो स्पीड इंजन, मीडियम स्पीड इंजन और हाई स्पीड इंजन। देखो लो स्पीड इंजन वो होता है जिसके क्रैंकशाफ्ट की गति लेस देन 350 आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट, जिसको आप राउंड पर मिनट भी बोल देते हैं, यानी एक मिनट में जो घुमाव होते हैं। अगर रिवॉल्यूशन जो है, चक्कर है, वो 350 आरपीएम पर मिनट से कम है तो वो लो स्पीड है, और अगर ये 350 से 1000 के बीच में है तो वो मीडियम स्पीड इंजन है, यानी मध्यम गति वाला है, मीडियम स्पीड है। और अगर उसमें जो घुमाव है, रिवॉल्यूशन है, वो मोर देन 1000 आरपीएम होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है, तो हम उसको हाई स्पीड इंजन बोलते हैं। यहां पे क्या पूछा है आपसे, हाई स्पीड इंजन के इंजन की गति क्या होती है। हाई स्पीड जो इंजन होता है उसके इंजन की गति कितनी होती है, 1000 आरपीएम से ज्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। कौन सा, सी। अगर लो स्पीड इंजन पूछा जाता तो आप बोलते लेस देन 350 आरपीएम। अगर मीडियम स्पीड इंजन पूछा जाता तो आप बोलते 350 से 1000, और 1000 आरपीएम से ऊपर है तो वो कौन सा हो जाएगा, हाई स्पीड इंजन हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, न्यू ईयर आने वाला है बहुत जल्द, है ना, 2022 में अपने इंटर करने वाले हैं, और कल मैं सोच रहा था कि लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर के आसपास है। जब भी हमने यूट्यूब पे जितना भी आपको कंटेंट दिया, बड़ा ईमानदारी से कंटेंट दिया है और कुछ बेहतरीन करने की कोशिश की है। एनएफएल का एग्जाम था, जितने पीछे मैंने क्विज करवाई है उनमें से क्वेश्चन आया, इक्का दुक्का क्वेश्चन ही बाहर गया। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ यूट्यूब से एजुकेशन लेके अपने एग्जाम को क्रैक जिन्होंने किया है। अब मैं आप लोगों से भी एक थोड़ा सा फेवर चाहूँगा। मैं कभी भी वीडियो में ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन एक दिमाग में डेटा सेट चल रहा था, दिमाग में एक टारगेट चल रहा था कि 1 जनवरी 2022 तक जो सब्सक्राइबर है वो 1 लाख पहुंचे, है ना। ऑलमोस्ट 95,000 हो चुके हैं, 5 जा रहे हैं, अभी दिन बचे हुए हैं 10। तो इस मुहिम में समझ लो, या इस मेरे टारगेट में आप कितना एफर्ट लगा सकते हो ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ड्यूटी तो आपकी बनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा, जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट है उनके साथ शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। जो नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट है या जिसके काम का ये चैनल नहीं है, उनसे सब्सक्राइब करवाने का कोई मतलब नहीं है ना। जो लोग इस चैनल से फायदा उठाते हैं उन्हीं में शेयर करने का फायदा है। तो मेरा ये टारगेट कहां तक पूरा होता है ये आप पर डिपेंड करता है। मैं अपना काम कर रहा हूं और आपको कुछ अपने लेवल का काम कर देना चाहिए। मैं बार बार नहीं बोलता कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें या ये करें वो करें, ज्यादातर कंटेंट पे ही हम जोर देते हैं। लेकिन अगर ये 1 जनवरी से पहले 1 लाख हो जाते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी, और उम्मीद है जितनी हमें खुशी होगी उससे कहीं ज्यादा आप लोगों को भी इस बात की खुशी होगी, है ना। चलिए, और ये बात मैं
लेक्चर स्टार्ट करने से पहले भी तो बोल सकता था, बीच में क्यों बोला है? बीच में इसलिए बोला है क्योंकि आप इस क्वेश्चन तक बने हुए हैं, इसका मतलब क्या है, आप एक्चुअल स्टूडेंट है, मेरे एक्चुअल स्टूडेंट है जो मेरे लेक्चर को पसंद करते होंगे या मेरे लेक्चर से कुछ न कुछ सीखते होंगे। अगर ये मैं बात लेक्चर स्टार्ट करते ही बोलता तो मुझे हो सकता आउटपुट ज्यादा आता, लेकिन मुझे ऐसा आउटपुट नहीं चाहिए। आउटपुट वो चाहिए, सब्सक्राइब वो लोग करें जो वास्तव में चैनल से बेनिफिट लेते हो, वास्तव में ही इस चैनल से बेनिफिट लेते हो। इसलिए मैंने बीच में बोला। और कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, ज्यादातर मैं वीडियो के बीच में बोलना पसंद करने का मेरा कारण यही है, क्योंकि जो लोग मुझे यहां तक देख रहे हैं इसका मतलब है कि उनका मेरे साथ बहुत अच्छा अटैचमेंट है। जितना चैनल ये मेरा है उतना उन लोगों का भी है जो जनरली इस क्वेश्चन तक, यहां तक अभी तक वेट कर रहे हैं या इस क्वेश्चन तक कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। चलो, मेरी जो बात थी वो मैंने आपके सामने रख दी है, अब आपकी ड्यूटी बनती है आप क्या करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। डीजल इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? दो तरह के साइकिल होते हैं, एक डीजल साइकिल होता है और दूसरा ऑटो साइकिल होता है। एक डीजल साइकिल होता है, एक ऑटो साइकिल होता है। देखिए, जो डीजल इंजन है वो किस पे काम करता है? डीजल साइकिल पे काम करता है। किस पे काम करता है? डीजल साइकिल पे। और पेट्रोल इंजन है वो ऑटो साइकिल पे काम करता है। यहां पर आपसे पूछा गया है डीजल इंजन, तो डीजल इंजन कौन से साइकिल पे काम करता है? डीजल साइकिल पे। पीछे मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के कुछ वीडियो डाल रखे हैं, उसके अंदर मैंने डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के बीच में डिफरेंस बताया है। डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के बीच में डिफरेंस बताया, वही सेम डिफरेंस डीजल साइकिल और ऑटो साइकिल में होता है। ऑटो साइकिल बोले तो पेट्रोल इंजन में। बाकी देखो, ये जो यहां टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है और बहुत बार इससे सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। जनरली अगर मैं बात करूं ऑटो साइकिल यानी पेट्रोल इंजन की, तो ऑटो साइकिल है वो दिया था निकोलस ओटो ने 1876 में, 1876 में, इसलिए इसको ऑटो साइकिल बोलते हैं। पेट्रोल इंजन को ऑटो साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसने दिया? निकोलस ओटो ने। कब दिया? 1876 में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ऑटो साइकिल। वहीं डीजल इंजन है, ये दिया गया था डॉक्टर रुडोल्फ डीजल ने। किसने दिया? डॉक्टर रुडोल्फ डीजल ने दिया। कब दिया? 1897 में, इसलिए इसको हम डीजल इंजन या डीजल साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये पेट्रोल ऑटो साइकिल पेट्रोल इंजन में होता है, डीजल साइकिल है वो डीजल इंजन में होता है। ऑटो साइकिल जो होता है उसकी थर्मल एफिशिएंसी यानी ताप दक्षता ज्यादा होती है, वो हमने पहले जो लेक्चर था उसमें डिस्कस किया। यहां मैं सिर्फ अंतर बताऊंगा, डिस्क्राइब नहीं करूंगा, नहीं तो पूरी आपकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग चल पड़ेगी ना। और जो डीजल साइकिल होता है उसकी जो थर्मल एफिशिएंसी होती है, ताप दक्षता होती है, वो कम होती है। ऑटो साइकिल की बात करूं तो द साइकिल हैज कंपैरेटिवली लो कंप्रेशन रेशियो। पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो हमेशा ही कम होता है, क्योंकि जो आग लगनी है यानी जो पावर स्ट्रोक उत्पन्न होना है, तो उसके लिए आग जो लगनी होती है वो स्पार्किंग प्लग से लगनी होती है, कंप्रेशन से नहीं लगती है। इसलिए इसमें कंप्रेशन रेशियो 8:1 होता है। वहीं पे डीजल इंजन में जो आग लगनी होती है वो कंप्रेशन से लगनी होती है, तो कंप्रेशन बहुत होता है। तो कंप्रेशन रेशियो उसमें कितना होता है? 22:1 होता है। ठीक है, ये वेरियस होता है, ये मैंने आपको मेन जो रेंज है वो बताई थी। बाकी डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में पूरा डिफरेंस बताया हुआ, वहां से आप देख सकते हैं। ऑटो साइकिल इंजन यूज द स्पार्किंग प्लग, मैंने बताया था ऑटो साइकिल इंजन में स्पार्किंग प्लग से आग लगती है, और डीजल साइकिल के अंदर जो आग लगती है वो कंप्रेशन से, संपीड़न से आग लगती है। ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ऑटो साइकिल के अंदर। देखो, हीट एडिशन टेक प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो हीट एडिशन की जाती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम में ऐड की जाती है। वहीं पे डीजल साइकिल के अंदर जो होती है वो कांस्टेंट प्रेशर से की जाती है। यानी किससे की जाती है? कांस्टेंट प्रेशर से। ये मेन डिफरेंस है। ऑटो साइकिल में हीट एडिंग टेक प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डीजल इंजन में हीट एडिशन टेक प्लेस इन द कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या है? ये मैंने आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले लेक्चर में पूरे का पूरा बता रखा, एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है एयर फ्यूल मिक्सचर ड्रॉन इनटू द सिलेंडर ड्यूरिंग द इनटेक स्ट्रोक। देखो, जो ऑटो साइकिल है उसमें जो सिलेंडर जहां पे रनिंग होनी होती है वहां पे पेट्रोल और एयर दोनों मिक्स होके आते हैं। और डीजल इंजन के अंदर क्या है? जो सिलेंडर होता है उसके अंदर आने के बाद मिक्स होते हैं। ये ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के बीच का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट अपने बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ द रबर इन इंडिया। भारत में जो प्राकृतिक रबर है उसके प्रोडक्शन वाला लीडिंग स्टेट कौन सा है? यानी भारत में रबर उत्पादन करने में पहला
सॉरी राज्य कौन सा है, देश नहीं, पहला राज्य कौन सा है, कौन सा स्टेट है, यानी रबड़ उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है, तो अग्रणीय राज्य केरला है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहां पे, दूसरा ऑप्शन है वो राइट होगा। चलो रबर से संबंधित कुछ फैक्ट की बात करें तो यहां पे देखें, केरला इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द रबर इन इंडिया। केरला प्राकृतिक रबर उत्पादन में सबसे अग्रणीय राज्य है। दूसरा, एज पर द डेटा 2089 18-19 के डेटा के हिसाब से बात करें तो पूरे भारत का जो प्राकृतिक रबर है वो 75 से 80%, 75 to 80% अकेला केरला प्रोड्यूस करता है। 75 to 80% जो है वो अकेला केरला प्रोड्यूस करता है, दूर दूर तक इसके पास में कोई नहीं है। त्रिपुरा जो है वो सेकंड पोजीशन पे है नेचुरल रबर उत्पादन में, और तमिलनाडु है वो तीसरी पोजीशन पे है। लेकिन सबसे लीडिंग कौन सा है, केरला। अकेला ही कितना प्रोड्यूस कर देता है, 75 से 80% तक प्रोड्यूस कर देता है। नेक्स्ट है जो रबर बोर्ड है, रबर बोर्ड आपको पता है ना किसके अंडर में काम करता है, रबर बोर्ड है वो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। रबर बोर्ड, टी बोर्ड और कॉफी बोर्ड तीनों ही किसके अंडर में काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बाकी एग्रीकल्चर के कोई सा भी संस्थान है, कोई सा भी बोर्ड है, वो सब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। लेकिन रबर बोर्ड, कॉफी बोर्ड और टी बोर्ड है, ये तीनों किसके अंडर में काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में काम करते हैं। अच्छे से ध्यान रखना। और जो रबर बोर्ड है ये जनरली, रबर बोर्ड की अगर अपने बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोट्टायाम केरला में है। कहां पे है, कोट्टायाम केरला में है। ठीक है, अब देखिए जो रबर बोर्ड है ए स्टेचुटरी बॉडी ऑफ बाय द रबर एक्ट 1947, रबर एक्ट के अकॉर्डिंग रबर बोर्ड बना हुआ है, और जो जिसका हेड ऑफिस है आपका कोट्टायाम केरला के अंदर। ठीक है, और जो रबर प्लांट है वो रबर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। हेवेलिया जो प्लांट है उसमें अपने इस तरह का कट लगाते हैं, उससे लेटेक्स निकलते हैं, वो रॉ मटेरियल है, उससे प्रोसेस करके अपने रबर शीट तैयार कर ली जाती है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट का भी क्वेश्चन बनता है आपका, नेशनल रबर पॉलिसी कब आई थी, नेशनल रबर पॉलिसी 2019 में आई थी, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसने इसको प्रपोज किया था। ठीक है, और इस पॉलिसी का मतलब था कि जो रबर प्रोडक्शन है, नेचुरल रबर प्रोडक्शन, उसको बढ़ाना है, और उसके साथ साथ इसका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उस पर भी कुछ इसमें था। तो नेशनल रबर पॉलिसी है वो 2020 के अंदर आई थी। मैं इसमें पूरा डिटेल डिस्कस कर सकता था, लेकिन हम थोड़ा सा सब्जेक्ट से हट जाएंगे एक बार, इसलिए हमने इतना ही जो इंपॉर्टेंट रबर से रिलेटेड फैक्ट है उनकी हमने यहां पे बात की है। देखो नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है अपना, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम नेफेड बोलते हैं। नेफेड की स्थापना कब हुई थी, नेफेड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेफेड बोलते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, देखिए इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को। कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना हुई थी, ये पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 2 अक्टूबर 1958 है वो राइट है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। 2 अक्टूबर 1953 को क्या हुआ था, 2 अक्टूबर 1953 को नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम जो योजना है वो स्टार्ट हुई थी। नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, 2 अक्टूबर 1953 को। नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट हुआ था, 2 अक्टूबर 1953 को हुआ था। एक यहां दिया हुआ है 2 अक्टूबर 1979, 1969, 2 अक्टूबर 1969। सीड एक्ट आया था 1966 में, सीड एक्ट बना था 1966 में, बट लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1969 को, 1969 को। बट यहां क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको नेफेड बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी, 2 अक्टूबर 1958 को। यहां पे जो ऑप्शन था 2 अक्टूबर 1953, उसको क्या हुआ था, नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम ही है वो स्टार्ट हुआ था। अब ये नेफेड क्या काम करता है, एक बार फटाफट आप देख लीजिए, बहुत काम की चीज है, और बैंकिंग का एग्जाम देते हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेफेड शेल टू बी ऑर्गेनाइज, प्रमोट, डेवलप मार्केटिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर मशीनरी, इंप्लीमेंट अदर इनपुट्स, अंडरटेक इंटरस्टेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड। कहने का मतलब क्या है
कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो मार्केटिंग है उसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाना, उसको प्रमोट करना, उसको डेवलप करना, और मतलब जो प्रोसेसिंग है उसको बढ़ावा देना, स्टोरेज है, एग्रीकल्चर जो कमोडिटी है, हॉर्टिकल्चर कमोडिटी है, फॉरेस्ट कमोडिटी है, उनका प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना, उनके स्टोरेज को बढ़ावा देना। उसके अलावा क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी मशीनरी है, इंप्लीमेंट्स है, टूल है, इनपुट्स है, उनके जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसको बढ़ावा देना, होलसेल और रिटेल पर भी क्या करना, बढ़ावा देना, उसको टेक्निकल असिस्टेंट देना यानी तकनीकी सहायता प्रदान करना। ये सब किसके काम है, नेफेड के काम है। उसके अलावा ये क्या करता है, बहुत एडवाइजरी जारी करता है मार्केटिंग के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें होलसेल और रिटेल एज द केस में बी एंड टू एक्ट एज द असिस्ट फॉर टेक्निकल एडवाइस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फॉर द प्रमोटिंग एंड द वर्किंग ऑफ इट्स member partners associates and the cooperative marketing processing and the supply society in India। देखो मार्केटिंग से संबंधित कोई भी मेंबर्स है, पार्टनर्स है, एसोसिएशंस है, उन सबको ये सपोर्ट करता है। कुल मिला के एग्रीकल्चर कमोडिटी चाहे वो किसी लेवल की है, एग्रीकल्चर इनपुट्स है किसी लेवल के हैं, चाहे एग्रीकल्चर प्रोसेस प्रोडक्ट चाहे वो किसी लेवल के हैं, उनके मार्केटिंग और उनके ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए बना हुआ है नेफेड। और नेफेड की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को। नेक्स्ट है मैंगो मालफॉर्मेशन इज कॉमन इन। आम का गुच्छा मुच्छा रोग देश के कौन से भाग में सबसे ज्यादा प्रचंडता फैलाता है, नुकसान करता है? नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में और साउथ वेस्ट में। कहां पर? आम का गुच्छा मुच्छा रोग, मैंगो मालफॉर्मेशन भारत में कौन से हिस्से को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया को, यानी उत्तरी पश्चिमी भारत में सबसे ज्यादा फैलता है जो आम का गुच्छा मुच्छा रोग है, मैंगो मालफॉर्मेशन है। अब ज्यादा डिटेल बताऊंगा नहीं मैं इसकी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा। नेक्स्ट है वाटर मूव्स फ्रीली इन द सॉइल प्रोफाइल। पानी मृदा प्रच्छेदिका में स्वतंत्र रूप से नीचे गति करता है, उसको क्या बोलते हैं? देखिए सबसे पहला ऑप्शन है ग्रेविटेशनल वाटर, और ये ही इसका आंसर सही है। लेकिन और भी मैं फटाफट बता देता हूं। हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो होता है जो सॉइल पार्टिकल पर बहुत ही पतली परत के रूप में चिपका हुआ होता है, जिसको प्लांट भी नहीं छुड़ा सकता है। जब आप मिट्टी के कण को पूरी तरह से सुखा देते हैं और उसको वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में रख देंगे, तो एटमॉस्फेयर से जो नमी एब्जॉर्ब कर लेता है, वातावरण से जो नमी को ये अवशोषित कर लेता है, उसको हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। ये बहुत पतली झिल्ली के रूप में होता है और इसकी जो वैल्यू होती है ये समझ लो -10,000 से लेकर -31 तक होती है। -10,000 से -31 बार तक इसकी वैल्यू होती है। अगर अब बारिश होगी या हम पानी देंगे तो कणों के बीच में कुछ स्वतंत्र जल होगा, पार्टिकल्स के बीच में कुछ फ्री वाटर होगा जो नीचे नहीं जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? उसका कारण होता है इस मिट्टी के कण के पास सबसे पहले आके पानी जुड़ा। पानी अलग मॉलिक्यूल, मिट्टी अलग मॉलिक्यूल, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन के लिए जो बल लगता है, फोर्स लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आसंजन या फिर एडेसिव बोलते हैं। तो यहां पे पहला बल लग रहा है एडेसिव, उसके ऊपर पानी की पतली भित्ति चिपकी और उसके बाद उस भित्ति के पानी चिपका, यानी पानी से पानी चिपका है, इसको बोलते हैं ससंजन बल, कोहेजिव फोर्स। अब एडेसिव और कोहेजिव फोर्स क्या है? ज्यादा शक्तिशाली है। किससे? ग्रेविटेशनल से। जब तक ये शक्तिशाली है, जितने पानी को कणों के बीच में स्वतंत्र रूप से रोका जा सकता है, उस पानी को हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर को हम बोलते हैं केशिया जल। ये पौधे पानी ग्रहण कर सकते हैं और कैपिलरी वाटर है उसकी जो वैल्यू होती है -31 से लेकर -1/3 बार होती है। यानी कितनी होती है? -31 से -1/3 बार होता है। हम कौन सा पानी बोलते हैं? कैपिलरी बोलते हैं। अब क्या पानी ज्यादा ऐड होता गया तो पानी क्या होगा? नीचे की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि अब ससंजन और आसंजन से, यानी एडेसिव और कोहेजिव फोर्स से है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा शक्तिशाली हो गया।
अब देखो मिट्टी में बिल्कुल भी पानी नहीं था, मिट्टी ने वातावरण से पानी अवशोषित कर लिया। जैसे बिस्किट को आप, सूखे बिस्किट को सीधा बाहर रख दो तो एटमॉस्फेयर से नमी एब्जॉर्ब कर लेता है, नमी को अवशोषित कर लेता है, तो वो हाइग्रोस्कोपिक आर्द्रताग्राही है। सबसे पहले आर्द्रताग्राही जल आएगा जो मिट्टी के कणों पे बहुत ही पतली भित्ति के रूप में रहेगा और पौधे उसको नहीं छुड़ा सकते। उसके बाद क्या होगा, ये पतली भित्ति के बाद आप पानी देंगे या बारिश का पानी होगा तो पानी के साथ पानी आके जुड़ेगा और जो कणों के बीच में स्वतंत्र रहेगा, हम उसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। प्लांट उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो नीचे भी नहीं जाएगा क्योंकि उसका एडेसिव और कोहेसिव ससंजन और आसंजन बल मजबूत है, इस वजह से वो मिट्टी के कणों में बना हुआ है। लेकिन आप पानी और देते जाएंगे, बारिश और होती जाएगी तो एडेसिव और कोहेसिव जो फोर्स है, ससंजन आसंजन बल है, उस पानी को रोक नहीं पाएगा और जो पानी नीचे की तरफ मूव करेगा, यानी ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, फिर हम उसको क्या बोल देंगे, वो किस कारण कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से कर रहा है, तो उस पानी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम, ग्रेविटेशनल वाटर बोलेंगे। और क्वेश्चन भी यही पूछा गया, क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा गया है कि ये पानी कौन सा है, आप कौन सा पानी बताओगे, इसको ग्रेविटेशनल वाटर बताओगे। क्लियर है यहाँ पे, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपने बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है इसका। देखो यहां पे 3 गन्ने से रिलेटेड, शुगर केन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है, कौन सा कहां पर है। पहला देखो, पहले में ये दिया हुआ है कि कानपुर के अंदर गन्ने से संबंधित कौन सा इंस्टीट्यूट है। दूसरा लखनऊ, जब शुरू में मैंने बोला था कि एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट रह गया, लास्ट के क्वेश्चन तक वो आ जाएगा, तो लखनऊ है, वहां पर शुगर केन से संबंधित कौन सा इंस्टीट्यूट है, और कोयंबटूर है, वहां भी शुगर केन से संबंधित कौन सा इंस्टीट्यूट है। तो कानपुर के अंदर है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, कानपुर के अंदर कौन सा है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है, कानपुर में कौन सा है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है। लखनऊ के अंदर कौन सा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहां पर है, लखनऊ के अंदर है। और कोयंबटूर में कौन सा है, कोयंबटूर में शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, कोयंबटूर में कौन सा है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है। कानपुर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, लखनऊ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, कोयंबटूर में शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। गन्ने से संबंधित ये 3 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। लास्ट के क्वेश्चन में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है। कभी नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, वहां बहुत अच्छे से अपने इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।